जय हिंद। चलिए आज हम समझते हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का चैप्टर 1 है हमारे आसपास के पदार्थ। आज हम इसके बारे में समझते हैं। क्लास 9 में टर्म 1 में सारे क्वेश्चन एमसीक्यू आएंगे, उसी के बेस पर हम आज पढ़ेंगे हमारे आसपास के पदार्थ यानी एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम समझते हैं पदार्थ किसे कहते हैं उसके बारे में समझिए। देखिए, पदार्थ विश्व में कोई भी वस्तु जिस सामग्री से बनी हो और वह स्थान घेरती हो तथा जिसमें द्रव्यमान हो उसे पदार्थ कहते हैं। यानी पदार्थ किसे कहते हैं वो समझिए। पदार्थ उस चीज़ को कहते हैं जो स्थान घेरती हो और जिसका द्रव्यमान होता हो यानी मास होता हो, उसे पदार्थ कहते हैं। समझ गए? ये पहला पॉइंट समझ में आ गया। पदार्थ स्थान घेरती है और वह द्रव्यमान उसमें होता है। देखिए, गिरना, प्यार तथा गंध पदार्थ नहीं है, ये सब पदार्थ नहीं है। और पदार्थ क्या क्या है उसके बारे में समझिए। वायु, खाना, पत्थर, बादल, तारे, जितने भी दुनिया में चीज हैं वो सब पदार्थ हैं। समझ गए? और ये सब पदार्थ नहीं है। पदार्थ का मेनली दो ही कैरेक्टर होता है, वो स्थान घेरती हो और उसमें द्रव्यमान हो, उसी को पदार्थ कहते हैं। देखिए, ये सब में ना स्थान घेरती है और ना इसमें द्रव्यमान होता है। जैसे घृणा, अगर हम किसी चीज़ से घृणा करते हैं, किसी व्यक्ति से घृणा करते हैं तो वो स्थान नहीं घेरती है, उसमें द्रव्यमान नहीं होता है। जैसे प्यार, ये सब तथा गंध, ये सुगंध, गंध, ये सब पदार्थ नहीं है क्योंकि वह स्थान नहीं घेरती है। समझ गए? क्वेश्चन आया था कि क्रोध पदार्थ है या नहीं है, तो वो पदार्थ नहीं है क्योंकि वह स्थान नहीं घेरती है और उसमें द्रव्यमान नहीं होता है। समझ गए? उसके बारे में समझिए। पंचतत्व क्या होता है उसके बारे में समझिए। पंचतत्व में 5 चीज़ें आती है। देखिए, सभी वस्तु 5 मूल तत्वों से बने हैं, यानी वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, ये सभी से मिलकर ही बने हैं। हमारे दुनिया में जितने भी चीज़ें यही सब 5 चीज़ों से मिलकर बने हैं। समझ गए? इसको याद कीजिएगा। एग्जाम में पूछेगा कि पंचतत्व बताइए तो पंचतत्व हो जाएगा एग्जैक्ट, इसी को याद कीजिए। वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, ये पंचतत्व हैं। एग्जाम में क्या करता है, यहाँ देखिए, बोलेगा वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और पत्थर, इन लोग में पंचतत्व कौन नहीं है, तो पत्थर पंचतत्व नहीं है। समझ गए? पंचतत्व में एग्जैक्टली यही 5 चीज़ आता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को कितने भेद पर बांटा यानी कितने भाग पर बांटा है। देखिए, 2 प्रकार में बांटा है। पहला हो गया भौतिक वर्गीकरण और एक हो गया रासायनिक वर्गीकरण। आज की डेट में मॉडल साइंटिस्ट की बात करें तो पदार्थ को 2 कैटेगरियों में बांटा जाता है, एक भौतिक और एक रासायनिक वर्गीकरण। समझ गए? भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण, ये पदार्थ के 2 भेद हैं। ये पॉइंट टू पॉइंट किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन ये सब आया है। हम आपको वही चीज़ बताएंगे जो एग्जाम के पर्पस से इम्पॉर्टेंट है। समझ गए? आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पूछेगा पदार्थ, खाली स्थान यहाँ दे देगा और मिलकर बना है, तो पदार्थ किससे मिलकर बना है, और ऑप्शन में दे देगा पत्थर से मिलकर बना है, पदार्थ भौतिक से मिलकर बना है, रासायनिक से मिलकर बना है या कणों से मिलकर बना है। तो आप यहाँ याद रखिएगा पदार्थ कणों से मिलकर बना है। उसके बाद अगला आता है विसरण। विसरण किसे कहते हैं? 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना, यानी 2 पदार्थ आपस में मिल जाते हैं। जैसे पानी में हम चीनी घोलते हैं, आप सब जानते हो, तो पानी में चीनी घोल देंगे तो वह 2 पदार्थ हो गया, एक लिक्विड है और एक सॉलिड है। 2 पदार्थ को मिला दिए तो वो मिश्रण कहलाता है। मिश्रण क्या होता है समझ गए? 2 पदार्थों का मिलना, जैसे पानी और चीनी का मिलना, पानी और नमक का मिलना, 2 पदार्थ जब मिलता है उसे हम विसरण कहते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं वह गतिशील होते हैं या नहीं, ये बात आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, क्यों? क्योंकि पदार्थ में गतिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है पदार्थ में? गतिज ऊर्जा होती है। हर एक पदार्थ के कण में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है। ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि पदार्थ के कणों के बीच कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा होती है? हर एक पदार्थ में गतिज ऊर्जा होती है, इसीलिए वह निरंतर गतिशील होता है। देखिए, अगला है तापमान बढ़ने से, यानी अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो कणों की गति तेज हो जाती है। इसका देखिए एग्जाम्पल, आपने दूध गर्म किया तो आप देखते होंगे अगर दूध पूरा गर्म हो जाता है तो वह उबल जाता है, और इतना उबल जाता है कि वह बर्तन से बाहर हो जाता है। देखिए क्या होगा,
तापमान अगर हम बढ़ाएंगे तो कणों की गति तेज हो जाती है। अब देखते हैं कि कणों की गति यानी दूध की जो गति है वह अचानक बढ़ जाती है और वह बर्तन से बाहर निकल जाती है, क्योंकि उसमें हम तापमान बढ़ा रहे हैं तो वह जो कणों की गति है वो भी तेज हो जाती है। समझ गए, क्योंकि वो भी बढ़ जाती है कणों की गति। तो आप याद रखिएगा, तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, जिसके कारण तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। यानी अगर हम तापमान को बढ़ाएंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है पदार्थ की भौतिक अवस्था। इसका मेनली 3 होता है भौतिक अवस्था, एक ठोस, एक द्रव और गैस। पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्था होती है? 3 होती है, ठोस, द्रव, गैस। एक चीज़ और इसमें याद रखिएगा, आजकल लेटेस्ट किताब में एनसीईआरटी में पदार्थ की 5 भौतिक अवस्था बताई गई है। ये 3 तो पहले से है, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये पहले से ही है। और जो नया बुक है उसमें आया है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट और प्लाज्मा, ये 2 नया आया है। ये 5 हो गए पदार्थ की अवस्थाएं। समझ गए, ठोस, द्रव, गैस, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट और प्लाज्मा। अब हम देखते हैं ठोस के कौन कौन से लक्षण होते हैं, यानी इसके गुण। देखिए जो ठोस होता है उसमें निश्चित आकार होता है, इसमें निश्चित सीमाएं और निश्चित विमाएँ होती है, स्पष्ट विमाएँ होती है, निश्चित विमाएँ होती है। और यह कठोर होता है। ठोस क्या होता है? कठोर होता है। और यह असंपीड्य होता है, यानी इसको हम दबा नहीं सकते, असंपीड्य होता है। ठोस कौन कौन गुण हो गए? देखिए निश्चित आकार होता है, निश्चित विमाएँ होती है, कठोर होता है, असंपीड्य होता है और निश्चित आयतन होता है। इसका जो आयतन होता है वो भी निश्चित होता है। देखिए और एग्जाम में किस तरह देंगे, इनमें से कौन ठोस के लक्षण नहीं है, और दे देगा निश्चित आकार, निश्चित विमाएँ, कठोर, संपीड़न के जगह दे देगा अधिक संपीड़न। तो ये तो गलत हो गया ना, इसमें संपीड़न कम होता है, यानी नग्न होता है इसमें संपीड़न। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। समझ गए, आपको एग्जैक्ट याद रखना पड़ेगा ठोस अवस्था में क्या क्या आते हैं। देखिए द्रव के कौन कौन से लक्षण है उसमें समझिए। इसका अनिश्चित आकार होता है, यानी हम कोई भी बर्तन में द्रव यानी पानी को रख देंगे तो वह उसका आकार का हो जाएगा। समझ गए। और इसकी अनिश्चित विमाएँ होती है, इसमें जो विमाएँ होती है वह अनिश्चित होती है। और इसमें बहाव होता है, यानी इसमें बहाव, ये कोई भी बर्तन में रख देंगे तो उस आकार का, उस शेप का ले लेगा, इसमें बहाव होता है। और इसमें कम संपीड्य होता है और निश्चित आयतन होता है, इसका जो आयतन होता है वह निश्चित होता है। समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, द्रव अवस्था का इनमें से कौन सा गुण नहीं है? तो देखिए ऑप्शन दे देगा, दृढ़ होता है, आकार बदलता है, और इसमें बहाव होता है और अधिक संपीड़न। तो देखिए हम आपको क्या बोले, अधिक संपीड़न, लेकिन जो द्रव है उसमें कम संपीड़न हो गया। समझ गए, इसमें कम संपीड़न होता है। इस तरह से क्वेश्चन घुमा के देता है एग्जाम में। देखिए अगला है गैस। गैस क्या है उसके बारे में समझिए। देखिए गैसीय अवस्था में अनिश्चित आकार, जो गैस होता है उसका अनिश्चित आकार होता है और इसमें अनिश्चित विमाएँ भी होती है। इसका जो विमाएँ होती है वह अनिश्चित होती है। और गैस में भी बहाव होता है, यानी वह एक जगह नहीं रहता है, उसमें भी बहाव होता है। और इसमें अधिक संपीड्य होता है, जो गैस होता है उसमें अधिक संपीड्य और अनिश्चित आयतन, यानी इसका भी आयतन अनिश्चित होता है। ये आप समझ गए ठोस, द्रव, गैस के गुणधर्म। इसका देखिए ठोस का एग्जाम्पल घर ले लीजिए, वह उसका जो आकार होता है वह निश्चित होता है, उसका विमाएँ भी निश्चित होता है, वह कठोर भी होता है। और ईंट ले लीजिए, इसका एग्जाम्पल देखिए द्रव का। देखिए द्रव में पानी ले लीजिए, दूध ले लीजिए, जिस बर्तन में रख देंगे उस बर्तन का आकार का ले लेगा। उसके बाद गैस देखिए, गैस में हवा ले लीजिए, हवा अगर बहाव उसमें अधिक होता है, यानी कहीं हवा चल रहा है देखिएगा उसमें बहाव आता है। धुआं देख लीजिए, कहीं जल रहा है तो उससे धुआं उत्पन्न होता है, वो गैस का उदाहरण है। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए अगला है, एक पदार्थ के द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। यानी एक पदार्थ है कोई भी, उसके द्वारा जो घेरा गया स्थान होगा उसे हम आयतन कहते हैं। जैसे आपका बैग ले लीजिए, एग्जाम्पल में वो जगह घेरता है तो उसमें आयतन है। समझ गए। आयतन का एसआई मात्रक क्या होता है? घन मीटर होता है। आयतन का एसआई मात्रक आपको एग्जाम में पूछेगा, घन मीटर। इसको हम मीटर क्यूब भी कहते हैं, इसमें मीटर की पावर 3 है। समझ गए, इसीलिए हम मीटर क्यूब कहते हैं इसको। अगला देखिए इसमें 2 बात सीखे आप। क्या सीखे? देखिए पहला पूछेगा, एक पदार्थ के द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाता है? तो वो आयतन कहलाता है। और आयतन का एसआई मात्रक क्या होता है? घन मीटर होता है या मीटर क्यूब होता है।
देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका घनत्व यानी डेंसिटी क्या होता है। देखिए पदार्थ के घनत्व को पदार्थ के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। देखिए ये आपको समझ में नहीं आया होगा, आप सिंपल तरीके से समझिए। घनत्व का मतलब होता है आयतन और द्रव्यमान, ये दोनों का रिलेशन होता है। यानी अगर हम द्रव्यमान को आयतन से भाग दे दें, द्रव्यमान को आयतन से भाग दे देते हैं, समझ गए, द्रव्यमान को किससे भाग देते हैं, आयतन से, तो ये घनत्व हमारा आ जाता है, डेंसिटी आ जाता है। घनत्व कब निकलता है, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान और आयतन के गुणनफल को घनत्व कहते हैं, समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पदार्थ के कणों में एक दूसरे के प्रति आकर्षण बल होता है। इसमें पूछेगा आपको पदार्थ के कणों में एक दूसरे के बीच कौन सा बल लगता है, यानी कौन सा बल एक दूसरे के बीच लगता है, तो उसमें आकर्षण बल लगता है, समझ गए। और इस आकर्षण बल को क्या कहते हैं, अंतरा आणविक बल कहते हैं। एग्जाम में आपको पूछेगा आकर्षण बल को क्या कहते हैं, तो आप लिखिएगा अंतरा आणविक बल कहते हैं। देखिए अगला है द्रव। द्रव का कौन कौन सा लक्षण है उसके बारे में समझिए। ये हम आपको देखिए द्रव से पूछेगा बर्फ जल की तुलना में कितना प्रतिशत हल्का होता है। देखिए 9% हल्का होता है। ये आप सब जानते होंगे कि जो बर्फ़ है वह पानी पर तैरता है। क्यों तैरता है, क्योंकि जो बर्फ़ होता है वह पानी के मुकाबले 9% हल्का होता है। इसका जो घनत्व होता है, जो डेंसिटी होता है, वो जल की अपेक्षा कम होता है, इसीलिए यह तैरने लगता है पानी पर, समझ गए। देखिए यहाँ लिखा भी है 9% हल्का होता है घनत्व, अतः घनत्व जल की अपेक्षा कम होता है और इसलिए यह बर्फ़ पानी पर तैरता है, समझ गए, इसलिए बर्फ़ पानी पर तैरता है। अगर आज के बाद आपको कोई पूछे कि बर्फ़ जो है वो पानी पर क्यों तैरता है, तो आप बोलिएगा 9% जो बर्फ़ है वो पानी की तुलना में हल्का होता है, समझ गए। अब देखिए गैसीय अवस्था के बारे में समझते हैं। देखिए गैसीय अवस्था में कणों के बीच की दूरी, यानी गैसीय अवस्था में जो कण के बीच की जो दूरी होती है वह सबसे अधिक होती है। अब आपको क्वेश्चन पूछेगा ठोस द्रव गैस में कणों के बीच सबसे ज़्यादा दूरी किस में होती है, तो वो गैस में होती है। गैस में कणों के बीच सबसे ज़्यादा रिक्त स्थान होता है, समझ गए। सबसे ज़्यादा रिक्त स्थान किस में होता है, गैस में होता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है गैस को ठोस व द्रव के तुलना में अधिक संपीड़न किया जा सकता है, यानी इसमें सबसे अधिक संपीड़न होता है। किस में होता है सबसे अधिक संपीड़न, गैस में होता है, समझ गए। ठोस और द्रव के मुकाबले गैस में सबसे अधिक संपीड़न होता है, यानी इसको सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है। देखिए एग्जाम में आपको ये एग्जाम्पल पूछेगा एलपीजी का आपको फुल फॉर्म पूछेगा, तो आप यहाँ लिखिएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आता है, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। इसमें क्वेश्चन घुमा के भी पूछता है, समझ गए, इसीलिए आप इसको ध्यान से याद रखिए। इसका जो एलपीजी का एग्जैक्ट जो होता है वो होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और हिंदी में द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। देखिए अगला है आपका सीएनजी। सीएनजी को हम क्या कहते हैं, देखिए इसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और इसको हिंदी में कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस, समझ गए। इसको क्या कहते हैं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसका अगला पॉइंट है गैस का। देखिए गैस की संपीड़ितता बहुत अधिक होने के कारण जो गैस है ना वो आयतन कम होता है, गैस का जो आयतन होता है ना उसमें कम होता है और वह सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है, समझ गए। देखिए गैस सबसे अधिक संपीड़न होने के कारण इसका लाभ है, क्योंकि गैस को हम अधिक संपीड़न कर सकते हैं, और एलपीजी वो हम एलपीजी में इसको गैस को भरते हैं। आजकल देखते होंगे गाड़ियों में भी इसका यूज होता है। सीएनजी किट के अंदर सीएनजी गैस क्यों भर सकते हैं, क्योंकि इसमें गैस का संपीड़न सबसे अधिक होता है। क्लियर हो गया इसके बारे में। देखिए गैसीय अवस्था में जो कणों की गति होती है वह अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। देखिए कैसे तीव्र होती है, जो कण होता है गैसीय अवस्था में अत्यधिक तीव्र होता है, यानी बहुत तेज़ी से फैल जाता है। हल्का से आप देखते होंगे गैस सिलेंडर अगर लीक हो जाता है तो पूरा दूर तक फैल जाता है, समझ गए। आपको पता चल जाता है 3-4 रूम के बाद भी कि ये लीक हो गया है गैस सिलेंडर। परफ्यूम भी देखिए, परफ्यूम भी अगर कोई लगाता है तो वह बहुत दूर तक भी पता चल जाता है कि हाँ परफ्यूम लगाया है। देखिए कि किस कारण वह फैलता है, क्योंकि गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है।
और इसमें पूछता है इन अनियमित गति के कारण कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों पर टकराते हैं। इससे क्वेश्चन भी आया था, हमने किसी बर्तन में गैस रख लिया, बर्तन में अगर गैस रख लिए तो वो गैस कहाँ टकराएगा, बर्तन के बीच में रहेगा, बर्तन के ऊपर रहेगा, बर्तन के नीचे रहेगा, या फिर बर्तन के दीवारों के पास टकराएगा। तो देखिए आंसर आपका हो जाएगा बर्तन की दीवारों पर टकराएगा। समझ गए, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था क्वेश्चन। देखिए अगला पॉइंट है आपका गलनांक। देखिए गलनांक किसे कहते हैं, वह ताप जिस पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसे गलनांक कहते हैं। इसमें आप सिंपल याद रखिए, जो ठोस होता है जब वह द्रव यानी पानी बन जाता है तो वो गलनांक कहलाता है। यानी ठोस जब गल गया, द्रव में बन गया तो उसे गलनांक कहते हैं। इतनी सी बात आप याद रखिए, ठोस पिघलकर जब द्रव बन जाता है तो उसे गलनांक कहते हैं। देखिए अगला है संगलन। ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। यानी ठोस से अगर द्रव में परिवर्तन हो जाएगा तो उसे हम संगलन भी कहते हैं, गलनांक भी कहते हैं और संगलन भी कहते हैं। समझ गए, ठोस से द्रव। अब आप सुनेंगे, देखिए ताप। ताप क्या होता है, जो ताप का ऐसा ही मात्रक होता है वह केल्विन होता है। ताप का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। तापमान का ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है। समझ गए, टेम्परेचर का ऐसा ही मात्रक केल्विन। और बर्फ़ का गलनांक कितना होता है जानते हैं, आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, आइस का गलनांक होता है 273.16 केल्विन। एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आता है, इसमें पूछ देगा 273.15, 273.16, 273.14, 273.15, इस तरह करके क्वेश्चन आपका आएगा। लेकिन आप एग्जैक्ट याद रखिएगा 273.16। लेकिन अभी एग्ज़ाम में आता है 273। समझ गए, मेनली 273 आप याद रखिए इसका। अगर आप पूरा याद रखिएगा फिर भी चल ठीक है। अथवा 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। ये सेल्सियस में होता है, ये केल्विन में होता है। समझ गए। देखिए अगला नेक्स्ट पॉइंट है, केल्विन का फार्मूला क्या होता है। केल्विन का फार्मूला होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। केल्विन का फार्मूला होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अगर हमको केल्विन निकालना है तो डिग्री सेल्सियस में 273 प्लस कर देंगे। अगर हमको सेल्सियस निकालना है तो डिग्री केल्विन में 273 माइनस कर देंगे। तो आप दोनों मत याद रखिए, एक ही याद रखिए। अगर हमको केल्विन निकालना है तो सेल्सियस प्लस 273 कर देंगे, और हमको सेल्सियस निकालना है तो केल्विन माइनस 273 कर देंगे। ये समझ में आ गया आप लोग को। देखिए अगला है आपका संगलन की गुप्त ऊष्मा। संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है उसके बारे में समझिए। संगलन की गुप्त ऊष्मा देखिए, 1 केजी द्रव्यमान को बिना ताप बदले ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने के लिए जितना ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे देखिए 1 केजी जो हमारा द्रव्यमान है, 1 केजी ठोस है, 1 केजी ठोस को द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। समझ गए, यानी ठोस को द्रव में बदलने के लिए जितनी हीट यानी जितनी ऊष्मा की जरूरत होती है उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। देखिए अगला है क्वथनांक। क्वथनांक किसे कहते हैं, वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर द्रव गैस या वाष्प में परिवर्तित हो जाता है उसे क्वथनांक कहते हैं। यानी द्रव वाष्प यानी गैस में परिवर्तन जब हो जाता है उसे क्वथनांक कहते हैं। एक क्वेश्चन भी इससे आया था, एक वायुमंडलीय दाब होता है। देखिए वायुमंडलीय दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब क्या होता है, आपने कपड़े धोए, मम्मी ने कपड़े धोए और आप कपड़े छत पर सुखा दिए। समझ गए, 1 घंटे के बाद सूख गया। जो वायुमंडल में करना आपने नहीं किया, यानी कपड़ा को आपने नहीं सुखाया, आपने छत पर रखा और वो सूख गया, वो वायुमंडल में किया। समझ गए, वायुमंडल ने उसको सुखाया। ये आप समझ गए। क्वथनांक किसे कहते हैं, जब 100 डिग्री या उससे ज़्यादा टेम्परेचर हो उसको क्वथनांक कहते हैं, और जब 100 डिग्री या उससे कम टेम्परेचर हो उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। अगला आता है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है उसके बारे में समझिए। वाष्पीकरण यानी 1 केजी द्रव को वाष्प यानी गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की जरूरत होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी जो द्रव है 1 केजी द्रव को वाष्प यानी गैस में बदलने के लिए, लिक्विड को हमको गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की ज़रूरत होती है उसे हम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। आगे हम आपको बताए थे 1 केजी ठोस को द्रव में बदलने के लिए, और यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, 1 केजी द्रव को
वाष्प यानी गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की ज़रूरत होती है उसे हम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये आप समझ गए। एक होता है संगलन की गुप्त ऊष्मा, जिसमें 1 kg ठोस द्रव में बदलता है, और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा में 1 kg द्रव गैस में बदलता है। ये आपको क्लियर हो गया। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऊर्ध्वपातन। देखिए ऊर्ध्वपातन क्या होता है उसको समझिए। ऊर्ध्वपातन से समझने से पहले इसका एक एग्जाम्पल समझिए। आपके घर में कपूर है, होगा ही, और उसको आप जलाते होंगे तो आप देखते होंगे वो जल के ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। उसमें द्रव में परिवर्तन नहीं होता है, वह ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है। उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। समझ गए। ठोस से सीधा गैस। आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, नैप्थलीन की गोलियां। नैप्थलीन की गोलियों को भी आप देखेंगे वह ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है। एक और देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी इसका एग्जाम्पल है। इसका बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल आता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो बोला इसमें ठोस CO2 का दाब घटाकर वायुमंडल में सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यानी जो ड्राई आइस होता है, इसको हम ड्राई आइस को कहते हैं, CO2 को शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस कहते हैं। ड्राई आइस किसे कहते हैं याद रखिएगा, CO2 को कहते हैं। आप कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत लो प्रेशर पर रख कर देखिए। आप कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत कम प्रेशर यानी बहुत लो प्रेशर में रख के देखिए तो वो डायरेक्ट आइस बन जाएगा। समझ गए। वो सीधे आइस बन जाता है, इसीलिए हम लोग इसे ड्राई आइस कहते हैं। और वही आइस को हम आप बाहर निकाल लीजिए तो वो गैस बन जाएगा। वो लिक्विड में नहीं परिवर्तन होगा, वो सीधे गैस में परिवर्तन हो जाएगा। समझ गए। देखिए अगला है आपका दाब का एसआई मात्रक। यानी दाब का एसआई मात्रक एग्जाम में बहुत बार पूछा है। दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। देखिए एक और एग्जाम्पल में पूछा है एग्जाम में, एक वायुमंडल बराबर क्या होता है। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, इसको आप पॉइंट नोट कर लीजिए। देखिए एक वायुमंडल बराबर होता है 1.01 × 10⁵ पास्कल। एक वायुमंडल बराबर 1.01 × 10⁵ पास्कल होता है। समझ गए। देखिए नेक्स्ट है आपका वायुमंडल में वायु का दाब क्या कहलाता है, वायुमंडलीय दाब। यानी जो वायुमंडल में जो दाब लगता है वायु के वगैरह, वायुमंडल में जो वायु पर दाब लगता है उससे हम लोग वायुमंडलीय दाब कहते हैं। जब हवा तेज चलती है तो वायु पर जो दाब लगता है ना उसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। यानी वायु द्वारा लगने वाला दाब को वायुमंडलीय दाब। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखिए आपको पता है वायुमंडलीय दाब क्या होता है, आइडियल होता है। देखिए वह समुद्र के किनारे यानी समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब जो एक वायुमंडल के बराबर होता है सामान्य वायुमंडलीय दाब कहलाता है। यानी एक वायुमंडल के बराबर समान वायुमंडलीय दाब लगता है। जो समुद्र के किनारे होता है ना वह वायुमंडलीय दाब वायुमंडल के बराबर ही होता है। समझ गए। जैसे हम कोई रॉकेट वगैरह छोड़ते हैं तो वो समुद्र के किनारे ही छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं देखिए उसके बारे में। इसके देखिए मुख्य 2 कारण है। पहला होता है वायुमंडलीय प्रेशर और दूसरा होता है अगर कोई दुर्घटना हो जाता है तो आप जो रॉकेट छोड़े वो कहाँ गिरेगा, समुद्र के अंदर यानी पानी पर गिरेगा, तो वो नुकसान कम होता है। समझ गए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्वथनांक के नीचे किसी भी तापमान पर द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाता है उस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। देखिए 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे अगर हम किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तन कर देते हैं तो वो वाष्पीकरण कहलाता है। समझ गए। क्वथनांक और वाष्पीकरण में फर्क होता है। क्वथनांक क्या होता है, 100 डिग्री या उससे ऊपर। समझ गए। अगर वही आप कपड़ा सुखा रहे हैं तो किसके अंदर, धूप के अंदर सुखा रहे हैं तो वाष्पीकरण है। समझ गए। देखिए वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले 4 कारक होते हैं, उसके बारे में समझिए। एक होता है ताप, एक होता है सतह का क्षेत्रफल, एक होता है वायु और एक होता है आपका आर्द्रता। इसके मेनली 4 कारक होते हैं, ताप, सतह का क्षेत्रफल, वायु और आर्द्रता। देखिए एग्जाम में आपको क्या पूछेगा, वाष्पन की दर ताप वृद्धि के साथ बढ़ती है। देखिए जब ताप बढ़ाते हैं, वाष्प बढ़ाते हैं तो उसके साथ ताप भी बढ़ता है। देखिए दूसरा है सतह का क्षेत्रफल। यदि सतह का क्षेत्रफल बढ़ता है ना तो वाष्पन का दर भी बढ़ता है। समझ गए। और देखिए अगला है वायु वाष्पन की दर को बढ़ाता है। अगर वायु बढ़ेगा तब भी वाष्पन की दर को बढ़ाएगा। लेकिन आर्द्रता, देखिए आर्द्रता जब बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की दर कम होगी। यानी ये 3 पॉइंट में बढ़ेगा और आर्द्रता में घट जाएगा। समझ गए।
इन लोग तीनों में बढ़ जाएगा, ताप बढ़ेगा तो वाष्पीकरण भी बढ़ेगा, सतह का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पीकरण भी बढ़ेगा, वायु बढ़ेगा तो वाष्पीकरण का दर भी बढ़ेगा, और आर्द्रता बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। देखिएगा और क्वेश्चन है, देखिए अगला पॉइंट है वाष्पन के कारण ठंडे का उदाहरण, यानी वाष्पन के कारण ठंडा का कुछ उदाहरण देख लीजिए। मिट्टी के बर्तनों में पानी ठंडा रहता है, क्यों रहता है? वाष्पन के कारण रहता है। वाष्पीकरण के कारण मिट्टी के बर्तनों में गर्मियों में देखते होंगे जो घड़े का पानी होता है वह ठंडा रहता है। दूसरा देखिए, पसीना मनुष्य के शरीर के ताप को कायम रखता है, यानी जो पसीना होता है वह मनुष्य के शरीर के जो तापमान होता है उसको नियंत्रण करके रखता है, समझ गए, कायम करके रखता है। अगला देखिए, एसीटोन के कण हथेली से चारों ओर से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, यानी हथेली के चारों ओर के ऊर्जा एसीटोन के कण जो होते हैं वह उसको अवशोषित कर लेते हैं और हथेली में ठंडा अनुभव होता है। क्यों ठंडा अनुभव होता है? वाष्पीकरण के कारण। देखिए, गर्मी के अंतर्गत कुत्ते अपने जीभ के बाहर निकालते, क्यों? वाष्पीकरण के कारण, समझ गए। कुत्ते जो होते हैं वह जीभ गर्मी के दिनों में बाहर निकालते हैं, क्यों निकालते हैं? क्योंकि उसे वाष्पीकरण के कारण ठंडक महसूस होती है, इसीलिए वह बाहर निकालते हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, यह बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, सूती कपड़े के बारे में। इसमें पूछता है कि गर्मी के दिनों में सूती कपड़ा पहनना क्यों जरूरी है। देखिए, इसका 2 रीजन है। पहला रीजन होता है जल का अवशोषण अधिक होता है। जो सूती कपड़ा होता है वह जल का अवशोषण अधिक करता है, इसलिए वह हमारा पसीने को भी अवशोषित करके वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत कर देता है। यानी जो सूती कपड़ा होता है वह पसीना को अवशोषित करके वायुमंडल में उसको फैला देता है, वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। ये हो गया आपका पहला रीजन। देखिए, दूसरा रीजन है आपका वाष्पीकरण के कारण हमको ठंडक महसूस होती है, समझ गए। सूती कपड़ा क्यों? एक पसीना सोखता है और दूसरा वाष्पीकरण के कारण हमको यह सूती कपड़ा में ठंडक महसूस होती है, समझ गए। देखिए, अगला पॉइंट है आपका जलवाष्प ठंडे जल के गिलास, यानी जलवाष्प, यानी एक गिलास में अगर आप पानी रखिएगा, ठंडे पानी गिलास में रखिएगा तो उसमें आप देखते होंगे कि सतह का क्षेत्रफल, यानी गिलास के बाहर छोटी छोटी बूंदें पानी की बाहर आ जाती है। आप देखते होंगे ठंडा पानी एकदम पूरा कोल्ड पानी, तो वो पानी की जो बूंदें होती है वो गिलास से बाहर निकल जाती है। क्यों निकल जाती है? जलवाष्प के कारण। देखिए, जल की बूंदे के रूप में बाहर दिखाई देती है जलवाष्प के कारण, समझ गए, जलवाष्प के कारण। अगला यहाँ देखिए, कन्फ्यूजन होता है, इधर था वाष्पीकरण के कारण और यहाँ है जलवाष्प के कारण, इसमें अंतर होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा, समझ गए। ठंडे जल के गिलास में जो पानी की छोटी छोटी बूंदें बाहर आती है वह जलवाष्प के कारण आती है। देखिए, ये आपका लास्ट पॉइंट देखिए, इसमें आपका जो द्रव है ना, द्रव से ठोस बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? जमना कहलाती है। यानी कोई चीज़ लिक्विड फॉर्म में और उसको हम ठोस, यानी ठोस में अगर हम उसको जमा देंगे तो वह जमना कहलाता है। और देखिए, ठोस से द्रव में बदलने की क्रिया संगलन कहलाती है। ठोस से द्रव में, यानी अगर हम ठोस बर्फ, यानी बर्फ को गर्म करेंगे तो वह द्रव में परिवर्तन हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे? संगलन कहेंगे। अगला है आपका ठोस से सीधे गैस, यानी ठोस से गैस में बदलने की क्रिया। ठोस से द्रव में नहीं बदलेगा, वह ठोस से गैस में बदल जाएगा, उसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। हम आपको समझाए भी थे, ठोस से सीधे गैस में बदलने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और देखिए, गैस से ठोस में, यानी गैस से सीधा ठोस में बदलने की क्रिया को निक्षेपण कहते हैं। पहले इसको भी ऊर्ध्वपातन ही कहते थे, लेकिन न्यू एनसीईआरटी बुक में इसको निक्षेपण दे दिया है। अगला देखिए, अगला है आपका गैस से सीधा द्रव। गैस से ठोस में नहीं बदलेगा, गैस से सीधा द्रव में चेंज हो जाएगा, उसको हम संघनन कहते हैं। गैस से सीधा द्रव में बदलने की क्रिया को संघनन कहते हैं। इसका एक एग्जांपल देखिए, अगर आप पानी को गर्म कीजिएगा और उसके ऊपर कोई बर्तन रख दीजिएगा तो बर्तन पर देखिएगा छोटे छोटे द्रव, यानी बूंदे, पानी की बूंद दिखाई देती है, उसको हम संघनन कहते हैं। और द्रव से गैस में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। द्रव से सीधे गैस, यानी ज़्यादा पानी गर्म हो जाएगा तो वो गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा और वाष्पीकृत होकर हवा में उड़ जाएगा, तो उसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। ये आपका कंप्लीट चैप्टर 1